हेलो बच्चों। तो आज हम नीट के लिए लेके आए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के पी वाई क्यू, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमने सेलेक्ट किए हैं। चलो उसको बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो जो मोटिव है वो आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रो को कंप्लीट करने का रहेगा। तो सुनती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे विजिबल है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम का वीक एसिड का डिसोसिएशन ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ से सोल्व होता है। ये सब बच्चों को पता होगा। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, वो आयनाइज होता है 1%। देन पीएच ऑफ दिस एसिटिक सॉल्यूशन इज, पीएच क्या होगा, 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है। तो आपको एक पता है कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। और ये आयोनाइज होगा तो किस में टूटेगा बच्चे, CH3 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेते हैं, सी ये। ठीक है, इनिशियली रिएक्टेंट होता तो प्रोडक्ट कुछ नहीं है, सी अल्फा टूटेगा, सी अल्फा बनेगा और सी अल्फा बनेगा। तो के क्या आ जाएगा इसका, के इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। उसने पीएच पूछी है बच्चे। 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 1% आयोनाइज, तो अल्फा भी दिया हुआ है। तो पीएच निकाल लेंगे कैसे, पीएच से तो देखो के को निकालने की भी नीड नहीं होगी। कैसे निकालने की नीड नहीं होगी, क्योंकि देखो आपको पीएच निकालने तो ऐसे क्वेश्चनों में के की नीड अब नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, देखो ये क्वेश्चन का लॉजिक यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि हमारे पास अगर H प्लस है तो पीएच हम डायरेक्ट सोरेनसन ने पीएच का फॉर्मूला दिया, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 और H पॉजिटिव। ठीक है। H पॉजिटिव क्या है, H पॉजिटिव की वैल्यू जो है वो हमारे पास में है C × अल्फा। C कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, और अल्फा की वैल्यू जो आ गई वो बच्चा 1% दिया हुआ अल्फा। अल्फा जो है वो 1% है, इसका मतलब ये भी कितना हो गया, 0.01। तो H प्लस की जो टोटल कंसंट्रेशन आ गई वो आ गई हमारी 10⁻⁻⁴। और 10⁻⁻⁴ लेंगे तो पीएच कैसे निकल जाएगा, पीएच होता है बच्चे नेगेटिव लॉगरिथम, हमने देखा H प्लस की सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, क्योंकि अल्फा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे 1%। क्लियर है, तो अल्फा की वैल्यू 1% दी हुई थी क्वेश्चन में। 1% का मतलब 1/100, और C × अल्फा पीएच के बराबर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। तो 10⁻⁻⁴, तो बिना देर किए हुए आंसर आ गया हमारा 4। तो पीएच इस सॉल्यूशन की। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा ऑप्शो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। वीक एसिड है तो पीएच 4 के आसपास आ गई। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा जी। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, आप उस पे आ जाते हैं, सुनिए। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सुनिए अब। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या होगा बेटा, सेकंड क्वेश्चन है पीएच ऑफ, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे देखिए। तो केबीसी की तरह देखो सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था, सेकंड भी उसी की तरह सोचिए। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml each of 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट और 0.01 मोलर एसिटिक एसिड इज गिवन दिस। देखो इसमें आपको सीधा हिंट दे दिया बच्चे कि आपके पास में क्या क्या है, वो ध्यान रखिए। पीएच ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ऑफ इच, यानी इसका मतलब है कि आपके पास सोडियम एसिटेट है एक। ठीक है। और ये बफर का क्वेश्चन हो गया। बफर के क्वेश्चनों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं वही बता रहा हूँ। एक तो आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन में जैसे हिंट दे रखा है वीक एसिड और उसी का सोल्ट, वीक एसिड हो और सोल्ट ऑफ वीक एसिड हो, तो ये आपको डायरेक्ट हिंट दे दिया बेटा। ऐसे क्वेश्चनों में जब वीक एसिड और उसी का सोल्ट हो तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक बफर। कौन सा बफर बोलेंगे, एसिडिक बफर। या फिर वीक बेस और उसी का सोल्ट तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक बफर। तो एक तो ये आइडेंटिटी। एक अब कई बार क्या होगा डायरेक्ट बफर, जैसे इसमें तो इसने कहा कि इस इसका भी 50 ml है, क्वेश्चन पढ़िए। और वो कितने में है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर में। ठीक है। और ये जो एसिटिक एसिड है वो भी कितना दे रखा है, 50 ml ही है। और उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.01 मोलर। बस इतना सा फर्क है। कॉन्सेंट्रेशन अलग है, वॉल्यूम दोनों का सेम दिया गया है। वीक एसिड का पीके भी दिया और आपको पीएच पूछ ली, तो एसिडिक बफर के लिए एंडरसन इक्वेशन लगाएंगे। एंडरसन इक्वेशन क्या होती है,
फिर मैं एक सेकंड मेथड आपको बफर का इसी क्वेश्चन में समझा दूंगा, ताकि इन फ्यूचर अगर दूसरा कॉन्सेप्ट ट्विस्ट करे तो वो इससे अलग नहीं करेगा। बफर में दो ही मेथड मेन है, या तो वीक एसिड या उसका पेयर हो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस या उसका पेयर हो वीक सॉल्ट का, सॉल्ट ऑफ वीक बेस, तो उसको बेसिक बफर कहते हैं। बेस अगर वीक है तो वीक एसिड है तो एसिडिक। तो एंडरसन इक्वेशन क्या आ गई बच्चे, पीएच बराबर हमारी होती है पी के ए प्लस लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन सोल्ट ऑफ वीक एसिड, यानी ऊपर आएगी अपॉन वीक एसिड। पीएच बराबर पी के लॉग सोल्ट अपॉन वीक एसिड। तो पीएच ही निकलवाइए, पीके आपको दे रखा कितना, पीके डायरेक्ट दे दिया, कई बार वो के देता तो पहले पीके निकालते नेगेटिव लॉगरिथम के, तो यहाँ पे तो सीधा दे दिया। लॉग कॉन्सेंट्रेशन, सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ये वाली है, तो ये दे रखी है 0.1 मोलर। और क्योंकि दोनों में वॉल्यूम सेम है तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यही लिख दोगे, नई कॉन्सेंट्रेशन भी इसी तरह से बनती है, टोटल वॉल्यूम जोड़ के तो बात खत्म हो, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो ये आ गया बेटा 10, लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, जैसे रेशियो लोगे तो 4.57, और ये लोग 10 बचेगा, डिवाइड करके देख लीजिए आप, क्योंकि नीचे दो डेसिमल है ऊपर 1, तो लोग 10 की वैल्यू 1, तो हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 5.57। ये आंसर आ गया। अब मैं एक इसमें हिंट बता देता हूँ, नोट में लिखवा देता हूँ, जो आपको कई बार काम कर जाएगा क्वेश्चन में। नोट समझिए बेटा। नोट ये है, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डायरेक्ट बफर नहीं दे रखे तो एक हिंट होगा, जो बफर होगा वो हमेशा वीक कंपोनेंट से बनेगा, एक बात याद रखिए। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, लिमिटिंग रिएजेंट होंगे बेटा। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए एसिडिक बफर का समझो, बेसिक का जिसका भी समझना है आपको। जैसे मान लीजिए मैंने वीक एसिडिक एसिड लिया, और उसमें उसने कहा कि स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते हैं और उससे एक सोल्ट बना देते हैं बेटा, क्या, सोडियम एसीटेट सोल्ट बन गया, और वाटर बन जाएगा बेटा, ठीक है, H2O बन जाएगा। तो इसके केस में बेटा जी क्या होगा, सुनिए ध्यान से। इसके केस में वीक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पेयर दे रखा और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिमिटिंग रिएजेंट हो, क्या हो, ये खत्म हो जाए, लिमिटिंग रिएजेंट हो, तब भी हमारा बफर बनता है। ये तो जैसे पेयर दे दी, ये बनाना पड़ेगा। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा। तो ये देखो वीक एसिड और उसका पेयर बचा रहेगा सोल्ट, तो ये भी कैसा बफर होगा, एसिडिक। सेम तरीके से ये बेसिक बफर में कर सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे बफर बनाते टाइम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट का खत्म काम करेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है ना, ये लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हमें ध्यान रखना होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। और जो बचा हुआ रह गया वो क्या बचा रह गया भाई, कुछ अमाउंट इसका बचता और कुछ ये बनता, तो वीक एसिड उसका सोल्ट का पेयर ही आ जाता, दैट इज एसिडिक बफर। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और, सुनिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कहानी। थर्ड क्वेश्चन है, एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकलवा रखा है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहानी को सुनिए ध्यान से। उसने कहा है बेटा, ध्यान से समझिए, एच पॉजिटिव बतानी है फाइनल सॉल्यूशन में, ये भी क्या है, सोडियम एसिटेट है, ठीक है, 0 पॉइंट, बस यहाँ कंसंट्रेशन अलग कर दिए। व्हाट इज द एच प्लस आयन सॉल्यूशन, ठीक है, मोलरिटी, यहाँ पीएच की जगह पर एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पूछ ली, वही देखो पेयर क्या है, वीक एसिड है और उसका सोल्ट है, ठीक है। और के दे रखी है, तो पहले पे के निकालेंगे, क्योंकि पी है के ए इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के, जैसे पीएच होती है वैसे ही। तो सीधा निकाल देंगे, तो पी के क्या आ गई बेटा, पी के आ गई आपकी माइनस का लोग 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -5। तो पी के कितनी बन जाएगी बच्चे, नेगेटिव लॉगरिथम तो लोगे तो 5 माइनस लोग, इसको नियरली 1.8 को आप एग्जैक्ट सोल्व नहीं कर सकते, नियरली इसको 2 मान लो, वो थोड़ा आसान रहेगा। तो पी के नियरली कितना आ गया, 5 माइनस लोग 2 की वैल्यू, जैसे सपोज दैट आपको पता है 0.301 होती है, तो इसकी 0 पॉइंट समथिंग कुछ लिख लो, 299, ठीक है, 298। तो पी के आपकी वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 5 में से लगभग 0.3 घटा लो, रफली 0.3 घटा देते हैं ताकि आंसर जल्दी सोल्व हो जाए, तो 4.7 आ गया पीके। पीके आ गया 4.7, नियरली हमने घटा दिया। अब अगली कहानी को सुनिए। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, नेक्स्ट कहानी आसानी से जल्दी समझ लेते हैं, वही एंडरसन इक्वेशन, पीएच बराबर क्या आ जाएगी, पीके प्लस लोग सोल्ट अपॉन वीक एसिड, ठीक है। तो आपको सीधा यहाँ पीएच से बस वो पीके दे रखी है 4.7, लोग सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है, सोल्ट कैसा है,
ये रहा 0.2 है, और वो कितना है 0.1 है, तो डेसिमल सीधा हटा देंगे, समझ में आ गया, सीधा log 2 ही हो गया। log 2 की वैल्यू वही 0.301 होती है एग्जैक्ट, तो नियरली इसको भी जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 पॉइंट, सिंपल सा जोड़ के लिख लीजिए 501, तो नियरली आप इसको 4.5 लिख सकते हो पीएच को। लेकिन इसने पूछी एच पॉजिटिव कंसेंट, तो पीएच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस, और एच प्लस इसका एंटी लॉग ले देंगे, तो एच प्लस इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस पीएच, तो 10 की पावर कितना वैल्यू आ गया बेटा, -4.5 आ गया, दैट इज आंसर। ठीक है बेटा जी। अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। ये हो गया होगा सब बच्चों का, ये सेम सा ही क्वेश्चन था, इसलिए इस पे ज्यादा टाइम देंगे भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वल वॉल्यूम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करते थे, पीएच इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ना होता, कई बच्चे इन तीनों की पीएच को जोड़ देते हैं और फाइनल पीएच लिख देते हैं। ये रॉन्ग तरीका है। इक्वल वॉल्यूम दे दिया तो इसका मतलब है कि आपके पास तीन टाइप के सॉल्यूशन है। पहला कोई सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम बी है और उसकी पीएच आपको दे रखी है 3 है मान लीजिए, तो इसकी पीएच से पहले तो आपको सभी क्वेश्चनों में दूसरा एक कंटेनर बना रखा है, उसमें कह रखा है कि ये कंटेनर है, उसमें भी वॉल्यूम कितना है, वी है, लेकिन इसकी पीएच अलग है, इसका वॉल्यूम वी है लेकिन पीएच कितनी है बेटा, इसकी 4। और तीसरा जो कंटेनर है वो हमारे पास में क्या आएगा, थर्ड जो कंटेनर है वो ये है, ठीक है, थर्ड कंटेनर ये है। थर्ड कंटेनर में अगर हम बात करें वॉल्यूम वी है, और पीएच कितनी है बेटा, इसकी पीएच है 5। अगर इन तीनों को उठा के एक जगह ट्रांसफर करें हम, इन तीनों को उठा दें और एक जगह, तो वो फाइनल सॉल्यूशन बनाने की बात कर रहा है कि इन तीनों को उठाया, इसको भी और इसको भी, इन तीनों को मिलाया फिर एक जगह ट्रांसफर किया, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन की एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बताइए क्या होगी। ये एच प्लस जो सॉल्यूशन का तीनों को मिलाने के बाद उसका पीएच भी वही, मतलब पहले एच प्लस पीएच निकालेंगे तो डायरेक्ट एच प्लस भी निकाल सकते हो, पीएच भी निकाल सकते हो, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, शॉर्टकट सुनिए ध्यान से। अब हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है बेटा, जो पीएच दे रखी पहले सॉल्यूशन से, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उससे एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, क्योंकि पीएच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएंगी, 10 की पावर माइनस पीएच, सब में ये लिख दो एच प्लस पहले वाले सॉल्यूशन का, इसका मतलब एच प्लस कितना हो गया, इस फॉर्मूले के बेस पे दिखोगे तो एच प्लस की वैल्यू आ गई 10 की पावर-3 मोलर। दूसरे सॉल्यूशन में भी 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -4 मोलर। और जो अगले सॉल्यूशन में कितनी हो जाएगी, 10 की पावर-5 मोलर। तो ये एच प्लस आ गई। अब हमें पता होता है कि फाइनल सॉल्यूशन में एच प्लस की, क्योंकि ये तीनों एसिड है, पीएच दे रखी है, तो सीधी सी मतलब एच प्लस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, वही M1V1 प्लस M2V2 प्लस सीधा क्या लगा देंगे, M3V3 अपॉन में टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप डायरेक्ट पीएच मत जोड़ना, सीधा ऐसे लिखना, पहले का वॉल्यूम भी है तो सब में वॉल्यूम मैं कॉमन ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, पहले की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर 3, 10 की पावर-4, 10 की पावर-5, और टोटल वॉल्यूम आ गया आपका 3V। तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, एच पॉजिटिव की वैल्यू बच जाएगी बेटा, वी से वी कैंसिल, मैं 10 की पावर-3 कॉमन ले रहा हूँ अपॉन 3, और ये वैल्यू बच जाएगी 1 + 0.1 + 0.01, तो इसको नियरली आप 1 ही मान सकते हो, ये 1.1 के आसपास आएगा, उससे कोई खास फर्क आएगा नहीं। तो उसने व्हाट विल द एच प्लस आयन कंसंट्रेशन ही पूछी है, तो एच प्लस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, नियरली अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 3 × 3 = 9, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, ऐसा समझिए, ठीक है। और ये वैल्यू आ गई बेटा 1.1 है, 1.1 को हम 3 से डिवाइड करें तो 11/30, 11/30 का मतलब वही आ जाएगा, 3 × 4 = 12। तो मैं नियरली राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ बेटा ना, यानी नियरली ये 0.3 या 0.4 के आसपास इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है बेटा, 4 के आसपास आंसर आएगा एच प्लस का, और पीएस पूछता तो इसका नेगेटिव लोगरिथम दे देते, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट पीएच मत जोड़ देना। आ जाओ अगली, अगली पे आ जाओ बेटा, अगली कहानी पे सुनिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, सुनिए ध्यान से। अब ये पूछ लिया हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है आपको, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी सुनिए। द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि 10 की पावर-8 मोलर HCl दे दिया और पानी के अंदर वो प्रेजेंट है, तो हमें पता है कि HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितना H प्लस
जितना HCl होगा उतना H+ होगा, तो 10 की पावर -8 ही है। पीएच कैसे निकाल देंगे बेटा? नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H+, और ये जो निकालेंगे ये आएगा गलत आंसर। यही नहीं करना था, क्योंकि आप देखोगे पीएच आ गई 8, और हमें पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच जो स्केल बताता है, अगर पीएच 7 से बड़ी आ गई है तो वो सॉल्यूशन बेसिक हो गया, यानी बेस की बात करा, जबकि ये है एसिड। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, जो पानी से आने वाला H+ है वो भी जुड़ जाता है, इसका मतलब जो पानी से आने वाला H+ है वो कंपेरेबल होता है किसके? इसके, ये बात याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला H+ की कॉन्सेंट्रेशन किस किस के बीच में दी गई हो क्वेश्चन में, 10 की पावर, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है बेटा, इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको, है ना। मैं बता देता हूँ, ये बहुत से क्वेश्चन इसमें गलत कर देता है। 10 की पावर -6 मोलर और 10 की पावर -8 मोलर के बीच में अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का H+ की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो उस केस में पानी से आने वाला H+ को इग्नोर नहीं करेंगे, उसको जोड़ेंगे। इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन H+ क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी H+ जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया वो, प्लस H+ जो वाटर से आया वो। और H+ वाटर का कितना होता है बेटा? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 की पावर -7, तो H+ ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? 10 की पावर -8, और 10 की पावर -7 पानी से आएगा, तो इसमें कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू लिखेंगे 1.1 इंटू 10 की पावर -7। अब पीएच निकाल देंगे, तो अब पीएच आपको पता चलेगी 7 से कम आ रही है, तो ये आंसर सही माना गया है। लोग 1.1 इंटू क्या कर देंगे बेटा? लोग 1.1 के बाद में आपको कहानी समझ में आ गई, इंटू 10⁻⁻7। तो बेटा ये ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में, लोग 1.1 हो गया माइनस का, इंटू, तो पीएच आ गया आपके 7 - log 1.1, तो ये वैल्यू नियरली 7 से छोटी आएगी ना, 6.99 कुछ समथिंग लिख लो, क्योंकि 1 की वैल्यू इतनी घटेगी नहीं, तो 6.95 के कुछ आसपास वैल्यू आ जाती है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये होप सो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई मेन कहानी यही है। ठीक है, H+ जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है, अगर उसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6, तो पानी से आने वाले H+ को जोड़ेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे। बस ये बात थी इसमें। सुन लीजिए, अगली कहानी सुन लीजिए। आ जाइए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। सॉल्यूशन दे रखा है अमोनियम पीएच, फाइंड द पीकेबी। देखो ये क्वेश्चन में भी थोड़ी सी कहानी है, पीकेबी पूछ लिया बेटा इसमें, ठीक है, ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो पीकेबी पूछ लिया है, उसने कहा है सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसी का एज पीके एज पीएच, इस सॉल्यूशन की पीएच आपको दे रखी है 9 फाइंड आउट द पीकेबी। ओके, तो ये क्या है बच्चे? वीक बेस और उसी का सोल्ट है, और उस सोल्ट की पीएच इतने दे रखे हैं, आपको फाइंड आउट करना पीकेबी। ध्यान से सुनिए, ये सोल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन हो गया। देखो उसमें दोनों का अमाउंट क्या दे रखा है बच्चे? वीक बेस जितना है। ये सोल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कैसे पहचाना आपने? क्योंकि वीक बेस है उसी का सोल्ट है। अच्छा, पीएच दे दिया है, तो आपको क्या करना है बेटा? पीके भी पूछा है, तो ये तो देखो बफर हो गया, ये ध्यान से पढ़ो। वीक बेस उसी का सोल्ट और उसकी पीएच, तो बफर हो गया, बेसिक बफर हुआ। याद करो, मैंने बताया था वीक बेस और उसी का सोल्ट हो, तो बेसिक बफर हो गया। तो बेसिक बफर में याद रखेंगे वीक बेस और सोल्ट ऑफ वीक बेस होता है, सोल्ट ऑफ वीक बेस होता है बेटा बेसिक बफर में। तो आपका आंसर क्या आ गया? बेसिक बफर में आ गया। सिंपल सा। नेक्स्ट कहानी सुनिए। तो वीक बेस है तो पीओएच निकलेगी, पहले पीएच नहीं निकलेगी, पीओएच बराबर होगी पीकेबी प्लस लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन वीक बेस। ये आ गया। तो पीओएच आपको कितनी बतानी है बेटा? पीएच दी हुई है, तो पीओएच कितना कर देंगे? 14 में से घटा देंगे पीओएच में 9.25 इज इक्वल टू पीकेबी। इसमें अब लोग सोल्ट अपॉन वीक बेस की वैल्यू रख देंगे, तो ये आपको पता ही है 0.1 है, तो निपट ही जाएगा। तो जितना पीओएच होगा उतनी पीकेबी होगी, सीधा सा मतलब ये है, पीओएच ही पीकेबी है। तो आपको ज्यादा सोल्व नहीं करना पड़ता है क्वेश्चन, बस लॉजिक समझ में आ गया। तो पीके बी कितना आ गया बेटा? 14 में से ये घटाओगे तो 14 में से 9 गए होते तो सीधा 5 आता था, लेकिन ये कितना है? 4.75 आंसर हो गया सीधा सीधा पीके बी का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन वो करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब दो सोल्ट हाइड्रोलिसिस के और सोलिबिलिटी के जो बचे हैं, सुनिए।
सुनिए बेटा। सुनिए। सुनेंगे बेटा। यहाँ तक हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन ये है ना, सुनिए ध्यान से, जल्दी से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। पीके वीक एसिड का दे रखा, पीके भी वीक बेस का दे रखा, पीएच ऑफ द सोल्ट सॉल्यूशन, ये सीधा ही क्वेश्चन पूछा गया है। आपको याद रखना, वीक एसिड का पीके, पीके भी दे रखा है। और अगर दोनों वीक वीक हो, पीएच ऑफ द सोल्ट सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये क्या होगा, वीक एसिड भी है और वीक बेस है। तो ऐसे क्वेश्चनों में याद रखेंगे दोनों ही क्या थे। इक्वेशन का पीएच निकालने का फॉर्मूला है कि ये सीधा लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस, मैं तरीका बताऊंगा, पी के ए माइनस पी के बी होगा। ठीक है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, एक वीक एसिड दे रखा हो, एक वीक बेस, तो वे एसिड वाले की जुड़ेगी, बेस वाले की घटेगी। ऐसे क्वेश्चन में और कुछ करना ही नहीं है बेटा। तो अब आपके पास में क्या आ गया बेटा, सुनिए ध्यान से। तो ऐसे क्वेश्चन में पीएच का फॉर्मूला हो गया, सीधा सीधा देखेंगे। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ये आ गया, तो पीएच की वैल्यू पूछिए सीधा, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं ऐसे क्वेश्चन में। फिर भी मैं सोल्ट हाइड्रोलिसिस का मैं एक बात बताऊंगा, पीके डब्ल्यू तो होता है 14, पीके आपको दे रखा है 3.2, और पीके भी दे रखा है 3.4, तो पीके भी ज्यादा है। तो पीके भी ज्यादा है तो एसिडिक होंगे, पीके भी ज्यादा है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, पीएस 7 की तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू घट रही है। तो 14 और प्लस माइनस में कितना बच गया, 0.2। तो पीएच आपकी कितनी आ गई बेटा, 14 में से 0.2 घटा देंगे तो लगभग लगभग कितना आ गया, 13.8। 13.8 का आधा कर देंगे तो 6.9। तो ये 7 से कम है, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहलाएगी, सॉरी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का पार्ट होगा ये। अब कोई और हाइड्रोलिसिस आती तो मैं उसको बता देता हूँ। एसिडिक बेसिक हाइड्रोलिसिस, ये तो वीक एसिड वीक बेस हो तो हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा। अब एक वीक और एक स्ट्रोंग, और स्ट्रोंग वाला खत्म हो जाए, तो ये नोट में मैं लिख रहा हूँ। मान लीजिए आपको वीक एसिड दे रखा है और स्ट्रोंग बेस दे रखा है, और इसमें स्ट्रोंग, ये दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट हो, बोथ आर, एक आइडेंटिटी ये भी है, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो, ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट तो कोई बनाएंगे सोल्ट प्लस वाटर, लेकिन दोनों खत्म हो जाएं, और ये दोनों लिमिटिंग रिएजेंट, तो हमारा जो स्ट्रोंग कंपोनेंट है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है। हाइड्रोलिसिस में तो स्ट्रोंग क्या है इसमें, बेस, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस कहलाएगी। और बेसिक हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या कहलाएगा बेटा, फॉर्मूला ही रटना है आपको, बेसिक हाइड्रोलिसिस कहलाएंगी। और बेसिक हाइड्रोलिसिस में एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, पीएच बराबर होगा बेटा 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के प्लस log सी, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड की वाली सी होगी सॉल्यूशन के अंदर, सी। अगर यही क्वेश्चन, मैं इसमें दोनों क्वेश्चन कवर कर दिए, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का होता, और ये बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट, और इससे भी क्या बनता बच्चा, सॉल्ट प्लस वाटर बनता, और ये बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट होते, बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट। तो उस केस में आप क्या कर देते बेटा, उस केस में सीधा सीधा लिख देते पीओएच, बेसिक हाइड्रोलिसिस है, तो इसको क्या कहेंगे हम, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कह देंगे बेटा। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में पीएच कैसे आ जाएगा, याद रखेंगे 1/2 पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस log सी। तो ये हमारे पास में आएगा। तो ये दो फॉर्मूलों का एवरेज, ये थर्ड बना है इसमें, पी के बी। तो ये आप तीन फॉर्मूले याद रखेंगे, इससे आंसर आ जाएगा सोल्ट हाइड्रोलिसिस की। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछेगा सोल्ट हाइड्रोलिसिस से। सुनिए नेक्स्ट कहानी शुरू होती है, सुनिए नेक्स्ट कहानी क्या शुरू होगी बेटा। उसने पूछा, ये ब्रोस्टेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार इसको देखेंगे जल्दी से, 2 मिनट सुनिए। उसने कहा कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोस्टेड एसिड H2। ठीक है, ब्रोस्टेड एसिड और ब्रोस्टेड कॉन्जुगेट थ्योरी है। तो H2O अगर डिसोसिएट होता है, तो वो H प्लस प्लस OH नेगेटिव बनाता है। ठीक है, और HF जो डिसोसिएट होता है,
कंजुगेट बेस फॉर ब्रोस्टेड एसिड H2 और HF। अच्छा, इन दोनों को एक साथ रिएक्शन करवानी, फिर वापस में H प्लस और F नेगेटिव। अब उसमें क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर इन दोनों को पेयर कंजुगेट में दिखाना है तो H2O प्लस HF, तो जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, H3 पॉजिटिव बन सकता है एक तो, और एक बन सकता है F नेगेटिव। ठीक है, H3 पॉजिटिव और F नेगेटिव रिस्पेक्टिवली बन सकते हैं। ठीक है, तो H3 पॉजिटिव और F नेगेटिव बनेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, H3 पॉजिटिव और F नेगेटिव बनेगा तो ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी में ये H2O है। ठीक है, तो H2O वीक एसिड है, HF भी वीक एसिड है, तो आपके पास में ऑप्शनों से भी जाना पड़ सकता है। तो कंजुगेट बेस बताने फॉर प्रोस्टेट एसिड H2 और HF। ठीक है, तो कंजुगेट बेस क्या बन जाएगा, ये एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, ये कॉन्जुगेट बेस बना। ये भी एसिड है तो ये भी कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो H3 पॉजिटिव बन सकता है एक, और एक HF नेगेटिव। ठीक है, अगला सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, ये आसान ही था, ये आप इजीली कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। सुनिए, परसेंटेज ऑफ पेरिडीनियम आयन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पेरिडीनियम आयन की परसेंटेज पूछी गई है बेटा। पेरिडीनियम आयन को कैसे लिखते हो, पेरिडीन ये होती है वैसे तो। उसने कहा कि आप इसको पानी में डालिए तो उससे पेरिडीनियम आयन बनेगा, ये पेरिडीन है ना, बेंजीन की तरह। यहाँ पे एक हेटेरोएटम नाइट्रोजन होता है और उसके पास लोन पेयर होते हैं, तो इतना सा फर्क है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। इसमें क्या होगा पेरिडीन में, पेरिडीन जो है, पेरिडीन ये होगी। ठीक है, सुनो, इसका आंसर लिखिए जल्दी से एक बार। ये है, इसमें वाटर में डाला गया, तो इससे पेरिडीनियम आयन का मतलब इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये बेस होता है। तो ये बन गया NH पॉजिटिव और सॉल्यूशन में बन गया OH नेगेटिव। ठीक है, उसने कहा है कि 0.1 मोलर प्लेटिनियम सॉल्यूशन है, उसकी केबी दे रखी है, तो 0.1 ये है, वही वीक बेस है भाई। ये सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक सब वीक बेस होते हैं। वो सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पानी की फिक्स होती है तो वो कांस्टेंट होगी, 0.1 है। तो 0.1 इसकी जो फिक्स है, 0.1 में से 0.1 अल्फा टूटेगा, 0.1 अल्फा बना होगा, 0.1 अल्फा बना होगा। क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होती है, कांस्टेंट, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो के बी अब लिखेंगे बेटा, तो के बी क्या आ जाएगा, जितना ही टूटा है उसका प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा अपॉन में 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। तो के बी का निकालेंगे वैल्यू तो ऊपर आ जाएगा 0.1 अल्फा का स्क्वायर, नीचे बचेगा 1 माइनस अल्फा। हम अल्फा को 5% से कम आता है खुद से का ज्यूम करते हैं कि कम आया हो, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे 1 माइनस अल्फा को। ये नेग्लेक्शन की कंडीशन भी याद रखेंगे। तो 1 माइनस अल्फा जो है वो नियरली बेटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा जो है वो नियरली के बी की वैल्यू के बराबर लिखोगे तो 0.1 इंटू अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। राउंड ऑफ करेंगे नेग्लेक्शन के लिए, 1 माइनस अल्फा नियरली 1 आ गया। तो अल्फा क्या आ गया बेटा, के बी अपॉन 0.1 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी कितनी आ गई है, के बी कितना है हमारा, के बी है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन 0.1। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17। 17 का अंडर रूट नियरली 4 मान लेते हैं, और 10⁻⁹ का अंडर रूट का भी लफड़ा है इसमें, है ना। तो 10⁻⁸ का, तो 10⁻⁴ हो गया ना, और रूट में बच गया 10⁻⁻1, तो इसका मतलब हो गया 1/10। तो 1/10 का नियरली, तो अल्फा की वैल्यू बेटा नियरली माने तो ये 4/3 हो गया। 4/3 का मतलब 1.3। ठीक है, 1.3। तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, तो 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ ये तो आया अल्फा। उसने पूछी परसेंटेज, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते, दैट इज परसेंटेज। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, परसेंटेज अगर निकालनी थी इस क्वेश्चन में, तो परसेंटेज का मतलब क्या करना था बेटा, सेम क्वेश्चन में हम क्या कर देते, 100 से मल्टीप्लाई। तो परसेंटेज ऑफ अल्फा कितना आ जाता, वो आ जाता आपका 1.3
इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 2, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगी बेटा 1.3 इंटू 10 की पावर -2। तो वैल्यू आ गई बेटा 0.013% अल्फा आएगा बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, सुनिए ध्यान से। अगली कहानी को समझते हैं। हो गया क्लियर? नेक्स्ट कहानी सुनिए। नेक्स्ट कहानी को सुनिए। परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। के डब्ल्यू दे रखा है, पीएच डिपेंडेंट होता है के डब्ल्यू, याद रखना। आयनिक प्रोडक्ट वाटर टेम्परेचर बदलने से बदलता है, क्योंकि उसी से हमारी पीएच स्केल की वैल्यू बदलती है। तो इसने क्वेश्चन को पढ़िए कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता होता है सोरेनसन स्केल के अकॉर्डिंग 25 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर डिसोशिएट करता है तो वो बनाता है बेटा H+ और OH-। तो के डब्ल्यू आपका क्या आ जाता है, H+ और OH- का स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे H+ और OH क्या होते हैं बेटा, सेम ही होते हैं, 10 की पावर -7 ही होता है। तो इसका स्क्वायर की वैल्यू करोगे तो के डब्ल्यू आ जाता है 10 की पावर -14। अब उसने कहा कि 25 डिग्री पे ये 55 पे, उसने कहा कि 55 टाइम ही है, 100 डिग्री पे, सॉरी, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे ये के डब्ल्यू जो है वो 55 टाइम है 25 डिग्री सेल्सियस वाले का। तो कितना मतलब क्या आ जाएगा, 10 की पावर -14 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसके केस में व्हाट इज द विल द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगी बेटा, सीधा सा मतलब है के डब्ल्यू ये आया तो आपकी पीएच कितनी आ जाएगी बेटा, बहुत आसान सी बात थी। ठीक है, तो के डब्ल्यू कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, के डब्ल्यू इतना आ गया। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर ही तो है के डब्ल्यू, 55 इंटू 10 की पावर -14। तो H+, क्योंकि पीएच पूछी तो H+ ही चाहिए, तो अंडर रूट कर देंगे 55 इंटू 10 की पावर -14। तो H+ कितना आ गया बेटा, H+ आ गया 10⁻⁻⁷ तो ये आया। अब 55 का स्क्वायर रूट किसके पास होता है, 8 8 14 7 7 49, 7 पॉइंट कुछ 2 या 1 के आसपास मान लेते हैं। तो ये आई आपकी पी H+, और H+ से हम क्या कर देंगे पीएच, तो पीएच क्या आ जाएगी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दिस, तो 7 माइनस मैं सीधा लिख दूंगा log 10 और 7.2। तो ये वैल्यू log 7 की लगभग लगभग वैल्यू होती है 0.8 के आसपास। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूं तो पीएच हमारी क्या मिलेगी, 7 में लगभग 0.8 घटा दो तो नियरली मिलेगी 6.2। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन आसान ही था, बस जिस बच्चे को लॉजिक पता था टेम्परेचर बदलने वाला। वैसे इसने दे भी दिया, हिंट में खुद ही दे दिया है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। रेशियो ऑफ सोलिबिलिटी, देखो सोलिबिलिटी एक तो सॉल्यूशन पानी के अंदर होती है, एक कॉमन आयन के अंदर होती है, कॉमन आयन वाला भी है। पानी के अंदर तो हम सिंपली वही डिसोसिएशन लिख देते हैं और आंसर आ जाता है। कॉमन आयन इफेक्ट वाला मतलब समझिए, ये वीक एसिड में भी लग सकता है कॉमन आयन, और सोल्ट में भी। तो सोल्ट में रेशियो ऑफ सोलिबिलिटी एफिशिएंसी 0.1 मोलर सोल्ट टू द सोलिबिलिटी एफिशिएंसी इन वाटर, दोनों में पूछी गई, उन दोनों का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ केसीएल दिया हुआ है। पहले एजीसीएल अगर प्योर है, वाटर के अंदर है केवल, ठीक है, वाटर के अंदर है तो आपका Ag+ और Cl- बनेगा। ठीक है बेटा, और उसकी वजह से केएसपी आपको वैल्यू निकालनी पड़ती, तो ये क्या मानते, इसकी सोलिबिलिटी भी एस है और इसकी भी एस, तो केएसपी क्या आ जाता सीधा एस स्क्वायर, ये वाटर के अंदर आता बेटा। और इसकी केएसपी दे रखी है कितनी, √KSP हो जाएगा। तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई 10 की, तो सोलिबिलिटी कितनी आ जाती है बेटा, 10 की पावर -5, क्योंकि 10 की पावर -10 यहाँ दी हुई है। अब उसमें एक हिंट हो रहा है बेटा, क्या हिंट है सुनिए ध्यान से। एक हिंट है क्वेश्चन के अंदर कि इसका रेशियो बताना है सोलिबिलिटी का। ये तो एक सोलिबिलिटी आई वाटर के अंदर, अब एक कॉमन आयन वाले की फैक्ट में मतलब समझिए, AgCl इन 0.1 मोलर, तो AgCl को जब कॉमन आयन के इफेक्ट में पढ़ते हैं, कॉमन आयन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई कंपोनेंट जो बाहर से डाला हो वो कोई ना कोई चीज कॉमन हो अंदर वाले कंपोनेंट से बेटा। कैसा है, एजीसीएल है, एजीसीएल, ओके गुड। तो बाहर से क्या डाल रहा है, वो केसीएल डाल रहा है, तो केसीएल को तोड़ेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह टूटेगा। इसकी सोलिबिलिटी एस, इसकी एस। बाहर से जो केसीएल को आप डिसोसिएट करोगे वो बनेगा के पॉजिटिव और Cl-। के पॉजिटिव पर 0.1 मोलर, ठीक है, तो Cl नेगेटिव भी क्या होगा 0.1 मोलर, इसका मतलब ये Cl नेगेटिव इस पे क्या लगाएगा, कॉमन है। तो सॉल्यूशन में टोटल Cl की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, S/, तो जो बाहर से आने वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो S+0.1, एक तो वो स्ट्रॉन्ग है, और वो स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से उसकी तो उसका इम्पैक्ट लगाए तो ये सोलिबिलिटी घटेगी, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड जाती है, क्योंकि इधर एक्सेस में बढ़ रही लीच एडले प्रिंसिपल ये कहता है जिधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है
रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तो एस प्लस 0.1 की वैल्यू 0.1 के बराबर मानेंगे बेटा, ये इसका एक अजम्पशन है। तो अब के एस पी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो के एस पी इज इक्वल टू यहाँ आएगी सोलिबिलिटी इंटू, सीधा मैं लिख दिया 0.1। तो नई सोलिबिलिटी आ गई 10 की पावर -10 सोलिबिलिटी दी हुई है, तो 0.1 तो 10 की पावर-9 आ गई। ये सोलिबिलिटी है वाटर के अंदर, ये है कॉमन आयन के अंदर। मैं इसको S1 मान रहा हूँ, इसको S2। और रेशियो पूछा है S2/S1। क्वेश्चन को पढ़िए। एजीसीएल की ने 0.1 में तो S2/S1 करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ अपॉन 10⁻⁵ तो रेशियो आ गया बेटा 10⁻⁴। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट थे वो जो दोनों, ये प्योर वाटर में सिर्फ इतना करना होता है, कॉमन आयन वाला आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन बचा होगा आई थिंक, सुनिए। अच्छा हो गया। तो ये बेटा ये थी हमारी कहानी सॉल्यूशन वाला चैप्टर। अब इसके बाद शुरू करेंगे बेटा, इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया है, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके लगभग पूरा कंप्लीट करवा दिया। आप एक बार इस पे जरूर ध्यान दे के जाना ना, जो तीन थ्योरी आ रही है, थ्योरी, कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी, ब्रोस्टेड थ्योरी, इन पे जरूर ध्यान देना बेटा ना, उनमें वो हो सकता है थ्योरी का क्वेश्चन पूछ ले। बाकी आयनिक इक्विलिब्रियम एकदम डन कर दिया, ठीक है। इसको पढ़ोगे, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू।